अध्याय 3 सरल रेखा में गति। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यांत्रिकी क्या होता है। तो यांत्रिकी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स, और ये फिजिक्स की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पिंडों की गति, पिंडों की अवस्थाएं, उनमें पारस्परिक जो संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी पिंड किस तरीके से गति करते हैं, उनमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, कैसे उनमें बल लगता है, कैसे उनकी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसमें? यांत्रिकी में। यांत्रिकी में यांत्रिकी को दो भाग में बांटा गया है। इसके दो भाग हैं, स्थितिकी और गतिकी, यानी कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो स्थितिकी का मतलब होता है ये कि ये फिजिक्स मतलब यांत्रिकी की एक ऐसी सब ब्रांच है, एक ब्रांच ये हो गई, और उसके अंतर्गत जो दो सब ब्रांचेस हैं, जो दो उनकी शाखाएं हैं। तो स्थितिकी के अंतर्गत हम लोग ऐसे वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो स्थिर अवस्था में होती है। नाम में स्पष्ट है, स्थितिकी यानी ऐसी वस्तु, ऐसे पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं जो स्थिर अवस्था में है। अब कोई पिंड अगर स्थिर अवस्था में है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, या तो उस पर कोई बल, क्योंकि बल लगेगा तो वस्तु चलेगी। जैसे मान लीजिए टेबल है, इसको मैं बल लगाऊंगा तो चलेगा ना, और वो स्थिर है, इसका मतलब उस पर कोई बल। तो या तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, या तो अगर उस पर बल लग भी रहे हैं, जैसे मान लो एक बल इधर लग गया है ना, तो वस्तु उधर चलनी चाहिए, लेकिन उतना ही बल अगर उधर से लगने लगे तो क्या होगा? तो फिर कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई बल नहीं लग रहा है, और अगर बल लग रहे हैं उस पर तो सारे बल एक दूसरे को बैलेंस कर करके टोटल नेट बल 0 हो जा रहा है। जैसे इधर लग रहा है 5 न्यूटन का बल, और उधर से लग रहा है -5 न्यूटन का बल, या उधर से 5 इधर से -5, क्योंकि विपरीत दिशा है, तो एक को प्लस में लेना पड़ेगा, तो एक को किस में लेना पड़ेगा? तो प्लस माइनस कैंसिल होकर वापस कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो उस बॉडी पर, उस ऑब्जेक्ट पर, उस पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो वो पिंड किस पर रहेगा? विराम अवस्था में रहेगा, है ना। तो विराम अवस्था में रहने के लिए क्या जरूरी है कि पिंड पर लग रहे समस्त बलों का जो सदिश योग है वो क्या हो? 0 हो, यानी कुल जो परिणामी बल है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर परिणामी बल 0 नहीं होगा तो वस्तु में कुछ न कुछ गति आ जाएगी। ठीक है, तो स्थिर अवस्था में रहने के लिए जरूरी है। फिर दूसरी शाखा क्या है इसकी? यांत्रिकी के दो भाग में, पहला स्थितिकी, दूसरा क्या है? गतिकी के अंतर्गत हम किनका अध्ययन करते हैं? गतिकी नाम से स्पष्ट है, यानी कि इसके अंतर्गत हम ऐसे पिंडों के गति का, ऐसे पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं जो गत्यावस्था में हो। गत्यावस्था में मतलब कि गति की अवस्था में हो, जो चल रहे हो, समझ में आ रहा है? जो चल रहे हो, और इसमें जो स्थिर हो। स्थितिकी में हम कैसे पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं? जो स्थिर अवस्था में हो। और इसमें कैसे पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं? जो गति की अवस्था में हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा निर्देश तंत्र। किसको बोलते हैं निर्देश तंत्र? अब वो समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ये कोई कण है और ये चल रहा है, चल रहा है तो कहाँ जा रहा है, पहले कहाँ था, अब कहाँ है, कहाँ से कहाँ पहुंचा है, ऐसे तो देख के पता नहीं सकते। कहीं ना कहीं से उसका, उसको कहीं ना, जैसे मान लो कोई सड़क पे मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, तो अपनी, हम लोग पूछते हैं अभी तुम कहाँ हो, तो वो क्या करता है? किसी न किसी के सापेक्ष अपनी स्थिति बताता है। हाँ बस बस स्टैंड से थोड़ा दूर में हूँ, मतलब बस स्टैंड को उसने क्या माना? एक रेफरेंस माना, उसके सापेक्ष बताया। हाँ बस उससे थोड़ा आगे हूँ। कोई बोलता है बस गोल बाजार के पास हूँ। मतलब हर व्यक्ति अपनी स्थिति बताने के लिए ना किसी रेफरेंस का इस्तेमाल करता है। अब वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो एग्जैक्ट कहाँ पहुंचे। बात सुन रहे? जैसे अभी हम कहाँ हैं, तो अभी हम लोग पेट्रोल पंप से थोड़ा दूर है, तो एक मैंने उसको क्या माना? एक रेफरेंस माना। यानी कि यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं ना, तो किसी एक चीज को रेफरेंस मानते हैं, कोई दृढ़ वस्तु को, है ना, या कोई एक पैमाना हम लोग निर्धारित कर लेते हैं, एक तंत्र बना लेते हैं। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई कण है और ये बिंदु P है, यहाँ पे क्या है? ये बिंदु
P है और ये गति कर रहा है, तो समय समय पर इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कि ये कब कहाँ कैसे कहाँ जा रहा है, स्थिति का पता लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक तंत्र की जरूरत पड़ती है। एक तंत्र यानी सिस्टम, तंत्र यानी सिस्टम, समझ में आया कि नहीं? एक एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तंत्र को हम लोग यहाँ पे फ्रेम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फ्रेम, जो कि निर्देश दे सके कि हाँ वो बिंदु कहाँ पहुंचा है, अभी कहाँ है, उसकी पहली स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है, किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये सब बताने के लिए हमको एक फ्रेम की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश तंत्र, ठीक है। तो निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं? ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या फिर गति का अध्ययन किया जाता है। और निर्देश तंत्र कैसे यहाँ पे शो किया जाता है पता है? हम लोग क्या करते हैं, एक मूल बिंदु लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं ओ, जिसको मूल बिंदु कह देते हैं। एक फिक्स पॉइंट क्या लेते हैं? ओ, जिसको क्या कह देते हैं हम? मूल बिंदु। और फिर इस मूल बिंदु से गुजरने वाले हम 3 अक्ष लेते हैं। तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। ये देखो, ये ओ एक्स, ओ वाई, और इधर क्या ले लेंगे? ओ जेड। तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या रहने चाहिए? लंबवत। सब में 90-90 अंश का कोण बना है। और फिर इस बिंदु P के निर्देशांक निकाले जाते हैं। एक्स अक्ष में जितना हो तो एक्स दूरी, वाई अक्ष में जितना हो तो वाई दूरी, जेड अक्ष की दूरी, तीनों अक्षों से वो कितना कितना पोजीशन पे है उसके निर्देशांक तैयार कर दिए जाते हैं। और फिर पॉइंट P का O के सापेक्ष ये इस तरीके से हम स्थिति सदिश लिख देते हैं। ये आर को क्या बोलते हैं पता है? आर को, ये जो आर वेक्टर आपको दिख रहा है ना, वो बिंदु P का स्थिति सदिश है। क्या है? स्थिति सदिश मतलब कि पॉइंट O के सापेक्ष इस P का स्थिति कहाँ है, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए, उस स्थिति को दर्शाने के लिए एक सदिश की जरूरत पड़ रही है। और वो कौन है? आर वेक्टर। देखो भूमिका, वो सदिश कौन है? आर वेक्टर। आर वेक्टर को क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश, जो उस बिंदु P की स्थिति को दर्शाता है। जैसे मैं मान लो कोई, जैसे मान लो बिंदु P चल करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब उसकी नई स्थिति हो गई, नया स्थिति हो गया इसका, कुछ ये भी बदल जाएंगे, निर्देशांक भी बदल जाएंगे, है ना। अब उसका स्थिति सदिश बदल चुका है, ये देखो। अब उसका देखो ना, पहले स्थिति ये थी, स्थिति बदल गई, तो उसको नया वेक्टर देना पड़ेगा। इसको बोल दो आप आर डैश वेक्टर, इसकी नई स्थिति को पी डैश बोल दो। आर डैश वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया? आर डैश वेक्टर। तो किसके सापेक्ष नाप रहे हो तुम? ये सब किसके सापेक्ष नाप रहे हैं हम लोग? ओ के सापेक्ष, ठीक है। इसलिए ओ को मूल बिंदु बोलते हैं, फिक्स पॉइंट बोलते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। और इस तरीके से हम किसी भी बिंदु की स्थितियां दर्शा सकते हैं। ये एक निर्देश तंत्र तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं निर्देश तंत्र। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए। अब निर्देश तंत्र होते हैं 2 प्रकार के। निर्देश तंत्र होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब सुनो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसा निर्देश तंत्र जो या तो स्थिर अवस्था में है या तो, अब निर्देश तंत्र किसको बोलते पता है? ये जो ये आपके पास 3 अक्षों का एक रूप दिखाई दे रहा है, यही निर्देश तंत्र है। तो जड़त्वीय कब कहलाएगा? या तो ये स्थिर अवस्था में हो, ये या तो फिर ये पूरा एक समान स्पीड से, एक समान चाल से गति कर रहा हो। एक समान चाल से क्या कर रहा हो? या फिर इस स्थिर अवस्था में हो, तब इसको आप क्या बोलोगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलोगे।
इसकी खास बात क्या है जड़त्वीय निर्देश तंत्र की, कि फिजिक्स के जितने भी नियम होते हैं, है ना, वो सब जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ही बनाए जाते हैं। न्यूटन के गति के सारे नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लागू होते हैं। समझ में आ रहा है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र में फिजिक्स के जो भी नियम हैं वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक जैसे लागू होते हैं, कोई फेरबदल नहीं होता है। ठीक है ना, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के गुण हैं। आप बुक में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो प्रेक्षक को भी, प्रेक्षक मतलब ऑब्जर्वर, उसको भी स्थिर दिखाई देगी। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जैसी रहेगी वैसी दिखेगी आपको। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई आभास, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, कोई मतलब इसमें ये जैसा रहेगा वैसा आपको दिखेगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियम भी लागू होते हैं। ठीक है, तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन और इसके प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। और देखो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अगर आपको किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना है, क्या उत्पन्न करना है, तो आपको वास्तविक बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वास्तविक बल। क्योंकि एक ऐसा बल भी होता है जो आभासी है, जिसको छद्म बल कहते हैं, उसका कंसेप्ट अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं? जो या तो घूर्णी हो, यानी जिसमें त्वरण हो। भाई ये एक समान चाल से गति करते हैं या फिर स्थिर अवस्था में रहते हैं। कौन? जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या पता है मैं आपको? जो या तो स्थिर रहते हैं या फिर एक समान चाल से गति करते हैं, तो वो, है ना, एक समान चाल से गति करते हैं, तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र। समझ में आया कि नहीं है? और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसको बोलते हैं? जो घूर्णी होते हैं या जो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के सापेक्ष त्वरित गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? त्वरित गति। त्वरित गति मतलब बदलती हुई स्पीड वाली, बदलते हुए वेग वाली गति। मतलब कि जैसे ये एक निर्देश तंत्र हो गया, मान लो ये जड़त्वीय है, मान लो ये क्या है? जड़त्वीय। देखो ध्यान दो इधर, सोना नहीं। मान लो ये कौन सा निर्देश तंत्र है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, और बगल में मैं एक और निर्देश तंत्र बनाया हूं। अगर ये निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड उसके सापेक्ष बढ़ घट रही है, चेंज हो रही है, मान लो, है ना, इसका जो वेग है उसके सापेक्ष अगर बढ़ घट रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है ना, तो त्वरित गति बोलते हैं। त्वरित गति मतलब वेग में परिवर्तन आना चाहिए, है ना, तो चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, जो भी है ना, तब हम इस निर्देश तंत्र को बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? हाँ, यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की क्या परिभाषा है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की क्या परिभाषा है? ये ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के सापेक्ष त्वरित गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? त्वरित गति करते हैं। त्वरित गति मतलब कि इनकी वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं, यानी इनके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है समय के साथ, तब वहां पे त्वरित गति होती है। एक समान वेग हो तो त्वरण 0 होगा ना, है ना। ऐसे त्वरण वेग क्या होता है, ये सब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। जैसे तुम लोग देखे हो, अब इसमें किसी वस्तु पर अगर त्वरण कार्य कर रहा है तो यहाँ पे तो वास्तविक बल लगता था जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, यहाँ पे लगता है छद्म बल। जैसे आप जब कार से जाते हैं, देखो कार से जाते हैं और कार वाला अचानक जोर से गाड़ी को मोड़ता है मोड़ पे, तो आप देखें कि कार की खिड़की तरफ ऐसे करके आप थोड़ा सा झुक जाते हैं या एक धक्का महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इधर कोई ढकेल रहा है हमको, जैसे वो मोड़ता है कार को। लेकिन हमको बस वाले लोग भी एकदम तेजी से जब मोड़ते हैं तो आप ऐसे खिड़की तरफ थोड़ा ढकेला जाते हैं, तो उस समय हमको कोई ढकेल रहा होता है क्या? नहीं ढकेल रहा होता, फिर भी हम ऐसा महसूस करते हैं। तो वहाँ पे छद्म बल होता है। क्यों बताऊँ? याद रखना, कोई भी घूर्णी फ्रेम है, यानी घूमता हुआ फ्रेम है, घूमता हुआ अगर कोई निर्देश तंत्र है तो हमेशा वो कैसा होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो जब वो कार या गाड़ी बस घूम रही है ना, तो वो एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का निर्माण वहाँ पे हो रहा है,
और जैसे हम लोग बस में बैठे हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ बैठे हैं, बस में या कार में कहीं भी बैठे हैं, तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो बस के सीधे संपर्क में है, इसलिए वो बस के घूमने के साथ घूम जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा वो बस के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, तो वो बस घूम जाती है और हम ऐसे रह जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, है ना। धक्का जो महसूस करते हो आप कहाँ महसूस करते हो, ऊपरी हिस्से में महसूस करते हो, निचला हिस्सा तो बस के साथ बैठा हुआ है तो बस के संपर्क में है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है बस के संपर्क में नहीं है, उतना नहीं है जितना निचला हिस्सा है, तो हम लोग थोड़ा सा धक्का महसूस करते हैं और राइट साइड थोड़ा सा झुक, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी, जिस जैसे बस ऐसे मुड़ी तो हम लोग इधर हो जाते हैं, बस ऐसे मुड़ती है तो हम लोग उधर फेंके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अप, जो बल लगता है ना यहाँ पे जो आभासी या छत में बल लग रहा है उसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या है, ऐसा बल जो वास्तव में उस वस्तु पर लगता तो नहीं है लेकिन निर्देश तंत्र के त्वरित हो जाने से हमको लगता हुआ दिखाई देता है, ऐसे बल को बोलते हैं छद्म बल। क्या बोलते हैं, छद्म बल। जैसे अभी कार वाला एग्जांपल दिया आपको मैं, है ना, जड़त्व के कारण ऊपरी हिस्सा उतना कार के साथ नहीं मुड़ पाता, इसलिए वो दूर विपरीत दिशा में थोड़ा धक्के का अनुभव करता है ना। तो ये हो गया जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। अब नया देखते हैं टॉपिक, विराम और गति में वस्तुएं कब कही जाएंगी, ठीक है। देखो, विराम और गति में कोई वस्तु विराम में है ऐसा कब बोलोगे, विराम इन्हें रुकी हुई अवस्था में आप कब बोलोगे बताओ। जैसे अभी यहाँ पे ये डब्बी रखा हुआ है इंक का, तो ये आपका जो डब्बी है वे विराम में है कि गति में है, बताओ भला। कैसे पता चला, क्योंकि वो स्थिर है सर। अच्छा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ये सड़क से कहीं जा रहे हैं साइकिल चला के, ठीक है, साइकिल चला के जा रहे हैं और मैं यहाँ सड़क के किनारे खड़ा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप मेरे को चलते हुए दिखेंगे कि रुके हुए दिखेंगे, चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि आप चल रहे हैं साइकिल चलाते हुए और मैं यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ तो मेरे को आप चलते हुए दिखेंगे। और मान लो एक लड़का जैसे साइकिल चलाते हुए जा रहा है और उसके बगल में दूसरा लड़का भी साइकिल चलाते हुए जा रहा है, उतने स्पीड से ही, जितनी स्पीड से वो चल रहा है उतनी स्पीड से ये भी चल रहा है, ऐसे दोनों बराबर में जा रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखेंगे जब, तो उसको से लगेगा ये तो रुका ही हुआ है, ये तो मेरे बाजू में है, पहले भी मेरे बाजू में था, अभी भी मेरे बाजू में है, थोड़ा आगे निकल जाएगा तब भी वो उसके क्यों बाजू में रहेगा, क्योंकि दोनों की गति सेम है। अब बताओ, ये लड़का जब उस लड़के को देखेगा तो क्या वो उसको चलता हुआ दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। दुनियादारी अभी भूल जाओ, आप सिर्फ उसको देखो तो वो आपको अभी भी बाजू में दिख रहा है अपने, फिर थोड़ा देर आगे जाओगे अरे तो मेरे बाजू में यार, ऐसा लगेगा कि वो चल ही नहीं रहा है, लेकिन चल तो दोनों रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छा मैं अगर सड़क पर खड़े होकर दोनों को देखूंगा तो मेरे को दोनों चलते दिखेंगे, मेरे को लगेगा हाँ भाई वो लड़के वहाँ थे, अब यहाँ आ गए, अब यहाँ पहुँच गए, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं अगर देखूंगा तो मेरे को दोनों चलते हुए दिखेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को चलते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि कैसे दिखेंगे, क्यों रुके हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, दोनों एक दूसरे के लिए चल नहीं रहे हैं बल्कि रुके हुए हैं, लेकिन मेरे लिए दोनों चल रहे हैं। इसका मतलब गति होना या विराम होना जो है वो निरपेक्ष निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता है, यानी किसी भी वस्तु की गति जो है वो सापेक्ष बताई जाती है, किसी न किसी से तुलना करके बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई लड़का ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है, तो बाइक चला रहा है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से क्या कर रहा है वो बाइक चला रहा है, और तुम उसको सड़क पे देख रहे हो, तो तुमको जो उसकी एक्चुअल स्पीड है 60 की स्पीड है ना, तो तुमको 60 की स्पीड दिखाई देगी। कितने की स्पीड, ऐसा लगे हाँ 60 की स्पीड का एहसास होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई, ऐसे करके ना। अब खड़े होकर तुम नाप तो नहीं सकते, लेकिन जो जो उसकी एक्चुअल स्पीड है ना वही तुमको लगेगा,
वही तुमको दिखाई देगा। लेकिन मान लो एक पीछे दूसरा गाड़ी वाला जा रहा है, उसकी स्पीड है 40 की, उसी दिशा में जा रहा है 60, और इधर कौन है 40। मैं जब इसको देखूंगा तो मेरे को इसकी स्पीड 60 की ही दिखेगी, मेरे को इसकी स्पीड 40 की दिखेगी। लेकिन ये 40 की स्पीड वाला जो गाड़ी चल रहा है, उस गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो उस गाड़ी पे बैठा है, जब वो 60 वाले को देखेगा, जब वो सामने वाले लड़के को देखेगा, तो बताओ इस लड़के को उस लड़के की स्पीड, उस लड़के की गाड़ी की स्पीड कितनी महसूस होगी? मैं बताऊं, 20 की स्पीड महसूस होगी। पूछो क्यों? क्योंकि 60 पे वो चल रहा है, 40 पे तो ये खुद चल रहा है ना। हाँ, तो थोड़े से आगे में तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हिसाब, मेरे रिस्पेक्ट में, मेरी तुलना में वो ज्यादा स्पीड से नहीं भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा है? 20 की स्पीड से भाग रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि 40 में आप खुद भाग रहे हो। अगर आप इसमें अपनी स्पीड बढ़ाओगे ना, तो आपको उसकी स्पीड कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि अब वो 60 की स्पीड हो, इधर कितनी है 40, भाई बढ़ा के 50 करेगा तो क्या लगेगा आपको? अरे ज्यादा स्पीड नहीं है उसकी, कितनी है 10 की स्पीड बस है वो 60 में है कितने वो? असल में उसकी स्पीड 60 है, लेकिन इसको केवल 10 की महसूस होगी। क्यों? क्योंकि खुद का स्पीड उसका 50 है, वो भी चल रहा है। अगर मान लो इसने अपनी स्पीड 50 से बढ़ा के 60 कर लिया और उसके बराबर में जाकर पहुंच गया, अब उसको देखेगा तो उसको चलता हुआ नहीं दिखेगा, बाजू वाला उसको चलता हुआ ही नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भाई? थोड़ा दूर, क्योंकि अब उसके स्पीड के बराबर हो गया वो। अब जब स्पीड के बराबर हो गया है तो जहां जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, से साथ साथ चलेंगे। नहीं चलेंगे क्या? साथ 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 चलेंगे। रोड, पेड़, पहाड़ों को मत देखो, वो सिर्फ अगर बाजू वाले को देखेगा तो उसको लगेगा यार अब तो ये मेरे बगल में आ गया। दोनों साथ, स्पीड जब तक साथ रहेगी, एक मतलब स्पीड जब तक एक जैसी रहेगी ना, तब तक दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बने रहेंगे, और दोनों एक दूसरे को चलते हुए नहीं बल्कि रुके हुए दिखाई देंगे, है ना। तो याद रखना, ये जो गति की जो बातें हैं वो सब कैसी बातें हैं? सापेक्ष बातें। अब तुम लोग बोलोगे सर ये जो इंक का डब्बा है वो तो रुका हुआ दिख रहा है सर, कहाँ चलता हुआ दिख रहा है ना। ये इंक का डब्बा कहाँ है? इस घर में, मतलब यहाँ पे। ये घर कहाँ है? इस धरती पर। मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। और ये भारत, और ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ये खैरागढ़, और खैरागढ़ में हमारा घर, और हमारे घर में ये इंक का डब्बा। समझ में? पृथ्वी, पृथ्वी में बहुत सारे देश, देश में भारत एक देश, भारत में एक छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य में खैरागढ़ एक शहर है, और खैरागढ़ में एक हमारा घर है, और हमारे घर में ये भी इंक का डिब्बा रखा है जो कि तुम लोग को रुका हुआ दिख रहा है, स्थिर अवस्था में दिख रहा है ना। अब मान लो ये पृथ्वी है पूरी की पूरी, अब कोई इंसान दूसरे ग्रह में है। कहाँ है? दूसरे ग्रह में, पृथ्वी से हट के कहीं आ गया है, वो दूसरे ग्रह में पहुंच गया है, मंगल, शुक्र, बुध, जहां भी मानो उसको। अब वो इस इंक के डिब्बे को जब देखेगा, अभी तुम देख रहे हो तो तुमको स्थिर दिख रहा है ना। जब वो पृथ्वी से बहुत दूर हट के अंतरिक्ष में पहुंच गया, वो इंसान कहाँ पहुंच गया? अंतरिक्ष में, एकदम दूर पहुंच गया। अब वो उसको इंक का डब्बा रुका हुआ नहीं दिखेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पृथ्वी रुकी नहीं है सर, पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये अंतरिक्ष, अभी कोई इंसान अंतरिक्ष में पहुंच गया एकदम, मैं अब मान लो ये पृथ्वी है और मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया हूँ। कहाँ पहुंच गया हूँ? और मैं उस पृथ्वी को एकदम दूर से देख रहा हूँ एकदम, ठीक है। अब फिर इंक का डब्बा तो भले मेरे को ऐसे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी उसमें कुछ नहीं देगा, वो बहुत बहुत तो मेरे को नहीं दिखाई देगा, लेकिन है ना वहां पे वो चीज वहां पे है। अब मेरे को अपने को सिर्फ ये सोचना है कि वो गति करता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे अलग से अंतरिक्ष में आ गया हूँ, एकदम अलग हो गया उससे। अब पृथ्वी रुकी नहीं है वहां पे, पृथ्वी क्या कर रही है? ये सूर्य है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। सूर्य के चारों ओर भी कर रही है और खुद के चारों ओर भी कर रही है, खुद के अक्ष के परितः भी वो गति कर रही है। अब बताओ मैं यहाँ, तो क्या होगा? ये इंक का डब्बा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमेगा। अब बताओ, तो तुम लोग को रुक घूम रही है ये चीज,
रुकी हुई दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में घूम रही है। किसके साथ साथ? पृथ्वी के साथ साथ। यहाँ अगर अंतरिक्ष में कोई आदमी खड़ा है, उसको देखेगा ना, तो वो उसको घूमता हुआ नजर आएगा। और यहीं पे कोई आदमी बैठा है, वो उसको देखेगा तो, जैसे तुम लोग कहाँ बैठे हो? तुम लोग उसी गाड़ी में बैठे हो, मतलब गाड़ी मतलब उसी पृथ्वी में बैठे हो, इसलिए तुमको वो चीज रुकी दिख रही है। जैसे ये मान लो ट्रेन का एक डिब्बा है, और ट्रेन के डिब्बे में अलग अलग सीट पे सब यात्रीगण बैठे हैं। देखो ना, यात्रीगण बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं, खाते पीते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में नहीं बैठे, बल्कि कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हैं। तो वो क्या एक दूसरे को चलते दौड़ते दिखते हैं क्या? नहीं, ऐसे एक साथ कुर्सी पे बैठे दिखते हैं, है ना। वो उसको देखेगा तो बोलेगा, अरे तो मेरे सामने ही बैठा है, रुका हुआ है। और उसको देखेगा तो हाँ, मेरे सामने बैठा रुका हुआ है। दोनों एक दूसरे को रुके हुए दिखते हैं। लेकिन सड़क पे कोई आदमी उस ट्रेन को देखे तो ट्रेन पूरी की पूरी, हाँ, मतलब कि तुम दोनों भी उस आदमी के सापेक्ष चलते हुए रहोगे। नहीं चलते रहोगे क्या, बताओ? ये पूरी ट्रेन चल रही है, उसमें तो भयंकर सारे आदमी बैठे हैं। सारे आदमी इस बाहर वाले लड़के को, सबके सब आदमी चलते दिखेंगे, क्योंकि पूरी ट्रेन चलती दिखेगी। लेकिन ये दोनों आदमी एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा? चलते दिखेंगे कि एक दूसरे को बैठे हुए दिखेंगे? स्थिर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? यानी कि कोई एक चीज किसी के लिए स्थिर है, तो वही चीज दूसरे के लिए गतिशील है। कोई एक चीज किसी व्यक्ति के लिए स्थिर है, तो हो सकता है कि वही वस्तु दूसरे के लिए क्या हो? गतिशील हो सकता है वही वस्तु उसके लिए 10 की स्पीड से गतिशील हो सकता है वही वस्तु तीसरे के लिए 20 की स्पीड से, कुछ भी हो सकता है। हर वस्तु, मतलब हर व्यक्ति, हर ऑब्जर्वर अपने अपने हिसाब से उस वस्तु की गति के बारे में व्याख्या कर सकते हैं, जो जैसे उसको दिख रहा है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ये है विराम और गति का कंसेप्ट। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य फिक्स मान लेते हैं। सूर्य फिक्स है? सूर्य भी फिक्स नहीं है। सूर्य भी आकाश गंगा, जो गैलेक्सी का केंद्र होता है, गैलेक्सी केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य भी गतिशील है। हाँ, गैलेक्सी सेंटर के चारों ओर वो परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, सबके सब सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब कि किसी न किसी के रेफरेंस में आप उस ऑब्जेक्ट का, यानी उस पिंड का पोजीशन, है ना, चाहे मूविंग पोजीशन हो, रेस्ट पोजीशन हो, जो भी हो, वो बयां कर सकते हो। यानी स्थिर अवस्था या गति अवस्था की जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, बिंदु वस्तु। कौन सा टॉपिक है अगला? बिंदु वस्तु, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? अब फुटबॉल देखो आप, फुटबॉल खिलाड़ी लोग खेलते हैं मैदान में, कितना बड़ा होता है फुटबॉल? इतना बड़ा होता है फुटबॉल। ठीक है, अब फुटबॉल का साइज इतना बड़ा है, लेकिन वो इतने बड़े मैदान में जब खेला जाता है, खिलाड़ी लोग उस पर किक मारते हैं, वो इधर से उधर उछल के उधर जाता है, फिर उधर फेंकाता है, उधर फेंकाता है। कितनी दूरियां तय कर लेते हैं ना फुटबॉल, बार बार इधर से उधर, फिर उधर से इधर, फिर अचानक कोई किक मार दे तो फिर उधर। पूरे गेम के दौरान अगर उसकी गति देखी जाए तो बहुत दूरी तय करता है वो, बहुत चल लेता है, बहुत इधर से उधर चले जाता है। अगर वो पूरी गति की मैं लंबाई नापूं, इतना चला उतना चला, और उसके साइज को देखूं, तो बताओ उसका साइज ज़्यादा बड़ा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा बड़ी? हाँ, तय की गई दूरी बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले उसका साइज तो। तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं बिंदु वस्तु। तो बिंदु वस्तु किसी वस्तु को आप कब बोलोगे? जब उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार, उसके साइज की तुलना में क्या हो? बहुत ज्यादा हो। जैसे बोलोगे सड़क पे जो बस चल रही, बोलोगे सर बिंदु, अब नाम से क्या लिखा है? बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु मतलब छोटी सी वस्तु। मैं आपको बताऊं, बस को भी बिंदु वस्तु बोल सकते हो आप। तो बोलोगे सर बस इतनी बड़ी है सर, उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो? बस तो इतनी बड़ी है। नहीं, बस बड़ी है, मगर आप ये देखो कि बस दूरी कितनी तय कर रही है, वो बस कितना। बस मान लो ज्यादा बस मान लो, मतलब नहीं तो यहाँ से आप कहीं की दूरी ले लो, आप दुर्ग, नांदगांव, रायपुर, कहीं की भी दूरी आप ले लो। मान लो यहाँ से रायपुर कोई बस जाती है, यहाँ से रायपुर की दूरी कितनी है पता है आपको? एक अमूमन मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर। अंदाज कितना लेते हैं? 80? बहुत दूरी है, बहुत दूर है। 80 किलोमीटर। अब उतनी लंबी दूरी की तुलना में आप बस की लंबाई की तुलना करो, बस की लंबाई क्या होगा बताओ?
बस की लंबाई और उधर 80 किलोमीटर, कौन ज़्यादा बड़ा है? कौन दूरी जो बस तय कर रही है, जो दूरी बस तय कर रही है वो दूरी बस के साइज की तुलना में बहुत बड़ी है, बस का साइज उसके तुलना में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत नगण्य है। तब ऐसी अवस्था में हम बस को क्या कह सकते हैं? बिंदु वस्तु कह सकते हैं। तो बिंदु वस्तु मतलब बिंदु वस्तु किसको बोलते हैं? जब किसी वस्तु का आकार जो है ना, जब किसी वस्तु का आकार जो है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो, बहुत नगण्य हो, तब उस वस्तु को क्या बोलते हैं? बिंदु वस्तु मान लेते हैं, उसको बिंदु वस्तु कह देते हैं। समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया? आपको पता है इतनी बड़ी पृथ्वी को भी आप बिंदु वस्तु बोल सकते हैं, बिकॉज जब वो परिक्रमा करती है तो वो जो दूरी तय करती है ना, वो बहुत बड़ी है पृथ्वी की तुलना में, है ना? याद रखियो इस बात को। तो ये टॉपिक्स इतने सारे खत्म होते हैं अभी।